हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और साथ ही साथ अपना अपना पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मेरा सीटीपी में सेट नंबर दूसरा है और ये 2019 का है। और दोस्तों, इससे पहले मैं सीटीपी का सेट एक डाल चुका हूँ। यदि आप लोग वो नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, आज का जो सीटीपी का पीवाईक्यू सेट नंबर 2 है, तो आज का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और आप लोगों को ये क्लास कैसा लगता है लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो इसका पहला ऑप्शन में है जन्म पूर्व अवधि, दूसरा प्रारंभिक बाल्यावस्था, तीसरा मध्य बाल्यावस्था और चौथा किशोरा अवस्था। इसमें बोल रहा है कि भाषा अ, अर्जन और विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील तो सर्वाधिक संवेदनशील होगा प्रारंभिक बालवा अवस्था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? पहला में है प्रसुप्त अवस्था, ये तो नहीं हो जाएगा। दूसरा में सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा उद्योग बनाम अधिनमता अवस्था, तो ये तो नहीं होगा। और ये जो लॉरेंस कोहलबर्ग ने प्रस्तावित किया था नैतिक विकास के अंतर्गत, वह सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक ध्यान देती है, किसका उदाहरण है? ये तो दोस्तों जनरल पक्षपात की है। ये तो डायरेक्ट इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जब इस प्रकार का क्वेश्चन रहे तो आप लोग बिल्कुल ही जनरल पक्षपात पर जो है आप लोगों को टिक लगा देना है। और आज का दोस्तों चौथा प्रश्न है, बच्चों में जनरल रूढ़िवादिता एवं जनरल भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? तो पहला ऑप्शन में जनरल पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना। तो ये ऑप्शन ही दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी वही क्वेश्चन था, इसमें भी दोनों सेम ही है। इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित कौन सी पद्धति प्रभावशाली है, तो प्रभावशाली जनरल पक्षपात होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, ये क्वेश्चन अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन सी मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए कहते उसके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु को प्रभाव को महत्व दिया। तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक का जो ये दिया था, तो ये लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे इसमें यहाँ पर संज्ञानात्मक होता तो जीन पियाजे हो जाता, और यदि नैतिक विकास रहता तो लॉरेंस कोहलबर्ग हो जाता, लेकिन इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक जो दिया था वो लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। और दोस्तों, उसके बाद अगला प्रश्न है, कहते जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत वार्ता, जोर से बोलना, ये तो नहीं होगा, जोर से वो किसी को ने खुद से बात कर रहा है। और चौथा में आत्म केंद्रित वार्ता, और तीसरा पाठ यानी कि ढांचा, लेकिन वह जो है दोस्तों खुद से बात कर रहा है, तो ये होगा व्यक्तिगत वार्ता। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है, बच्चों को संकेत देना और आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ये तो दोस्तों पाठ यानी कि ढांचा का उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूल संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? तो ये जीन पियाजे से रिलेटेड प्रश्न है। तो इसका पहला ऑप्शन में है परिकल्पनिक निगमनात्मक तर्क, संज्ञात्मक विचार, दूसरा है संरक्षण कक्षा समावेशन, तीसरा आस्थिक और अनुकरण, पदार्थ पदार्थ और अस्थायित्व, प्रतीकात्मक खेल, विचारों की अनुकर्मण्यता। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, संरक्षण कक्षा समावेशन। और उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे की संरचना है? जैसे ही जीन पियाजे का बात इसमें बोला, तो एस्कीमा जो है जीन पियाजे ने दिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस प्रकार का प्रश्न जो है दोस्तों बहुत बार पूछा भी गया है, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और आप लोगों को फिलहाल ये सेट कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? आकलन का जो है दोस्तों प्राथमिक उद्देश्य जो है वो होना चाहिए संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित
कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? तो इसका बुद्धि के बारे में बोल रहा है कि सही बुद्धि जो है दोस्तों, इसमें बोल रहा है कि बुद्धि मानवीकृत है, ये तो नहीं होगा। बुद्धि एक निश्चित योग्य, ये भी नहीं होगा। और यहाँ डी में दिया हुआ है कि बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि बुद्धि जो बहुआयामी है। तो उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। कद इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रहे हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सृजनात्मक विचार। क्योंकि रूही जो है समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। सोचना जो दिया था वह जीन पियाजे ने दिया था, और ये सृजनात्मकता जीन पियाजे के अंतर्गत आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों उसके बाद अगला प्रश्न है कभी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना, ये तो बिल्कुल गलत है। इस स्थिति को जैसे है वैसे स्वीकार, ये भी बिल्कुल गलत है। जिन विद्यार्थियों अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, ये भी बिल्कुल गलत है। ये तीनों गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ही होगा। इसमें बोल रहा है कि अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए था, बच्चों की सहभागिता को सुधार करने के लिए नए तरीकों ढूंढने चाहिए। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। और उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योग्यताओं को तैयार नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल गलत होगा। कभी कभी तैयार करना चाहिए, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। और तीसरा सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, ये तो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जिसमें सक्रिय रहेगा वो तो बिल्कुल ही सही होगा। इसमें बोल रहा है कि हतोत्साहित, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। और दोस्तों उसके बाद आज का 15वां प्रश्न है पठन वैफल्य में बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? न्यून अवधान विकास, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाही, और तीसरा है धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, चौथा एक ही गति विषय कार्य को बार बार दोहराना। ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसमें बोला कि बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? बच्चों को जो दोस्तों प्राथमिक लक्षण है वह है धारा प्रभाव पढ़ने की अक्षमता। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज का जो था ये सीटीपी का सेट नंबर 2 का इसका 15 क्वेश्चन पीवाईक्यू क्वेश्चन जो है पूरा कंप्लीट हो गया है। तो आप लोगों को ये कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।